नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी से सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप मुझे बताइए कि क्या जो भगवत गीता है हमारी, वो एक धार्मिक ग्रंथ है या नहीं है। आपको क्या लगता है, ये हमारे जीवन के मूल्यों के बारे में हमें बताता है कि या फिर ये हमें धर्म के बारे में बताता है, किस प्रकार की शिक्षा हमें देता है, जीवन कैसे जीना है ये बताता है, तो ये एक नॉलेजेबल बुक हो गई। या फिर ये हमें धर्म से प्रचार प्रसार इससे संबंधित चीजें बताता है। तो आपको क्या लगता है, भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है या नहीं है। अब इसी को लेकर के कोर्ट ने एक फैसला दिया है और ये जो पूरा मामला था, ये आपका विदेशों से जो फंडिंग आती है ट्रस्ट के नाम पर, आपके मंदिरों के नाम पर, इसको लेकर के कार्रवाई करी गई है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो हमारा FARC कानून हो जाता है, हमारा FCRA सॉरी, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो FCRA मामले में जो मद्रास उच्च न्यायालय उसने एक फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने बोला है कि जो भगवत गीता है, ये स्पष्ट रूप से कोर्ट में कहा गया है कि ये जो भगवत गीता है हमारी, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हो जाता है। भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस डॉक्यूमेंट। अब आप बताइएगा, बल्कि ये एक नैतिक विज्ञान है, ये मॉरल साइंस है। ये बताता है कि आपको आपका जीवन कैसे जीना है, इसमें आदर्श मूल्य आपके बताए गए हैं। चलिए, तो ये मामला यहां से शुरू होता है हमारा। हम FCRA के बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले हम एक केस को, ये जो केस में जिसमें फैसला सुनाया गया है, इस केस को समझ लेते हैं। मामले का संक्षिप्त विवरण ये था कि जो अर्षा विद्या, ये परंपरा ट्रस्ट था एक, और यहाँ पर मामला था यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, 2025 में फैसला इसका सुनाया गया है। जज है जस्टिस GR स्वामीनाथन। फैसले की तारीख हमारी 19 दिसंबर को आती है। इसमें आप देखोगे तो जो ट्रस्ट है वो वेदांत, संस्कृत, योग, भगवत गीता की शिक्षा देता है। ठीक है, इसने यहाँ पर FCRA रजिस्ट्रेशन करवाया, इसके लिए आवेदन किया था कि भैया हमें FCRA रजिस्ट्रेशन चाहिए। और ये जो FCRA होता है ना, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हो, यानी कि विदेशों से लोग आपके ट्रस्ट के लिए पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि विदेशी फंडिंग प्राप्त कर सके। लेकिन होता क्या है कि केंद्र जो है वो इसका आवेदन अस्वीकार कर देता है कि नहीं, हम आपको जो FCRA है वो नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, ट्रस्ट ने बिना अनुमति के विदेशी फंडिंग प्राप्त की थी, ये इसका रीजन था। बाद में जब कार्रवाई होती है तो ये FCRA की डिमांड करने लगते हैं, तो इसलिए पहला रीजन ये था कि नहीं ली। दूसरा, ट्रस्ट की जो गतिविधियां थी वो धार्मिक लगती हैं, भगवत गीता, उपनिषद, वेदांग की शिक्षा के कारण। बट यहाँ पे ये बोला गया जो भगवत गीता आप बता रहे हो ये धार्मिक एक्टिविटी नहीं है। चलिए, कोर्ट ने खारिज आदेश रद्द कर दिया और केंद्र को 3 महीने में आवेदन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। तो जब ये कोर्ट जाते हैं, मद्रास कोर्ट जाते हैं, तो मद्रास कोर्ट में वापस से केंद्र को बोला गया कि भैया आप इनका पहले 3 महीने पूरी जांच करो, एंड आपने जो आवेदन खारिज किया इसका उसको रद्द करो और वापस से इनका रिन्यू कर दीजिए, मतलब आप इसको कि इनको FCRA सर्टिफिकेट दे दिया जाए। चलो, कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां ये थी कि भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये तो नैतिक विज्ञान है एक। साथ ही भगवत गीता को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब मॉरल साइंस होती है तो इसे कोई भी पढ़ सकता है। अगर किसी को भी कोई चीज पसंद आ गई तो उसका यूज कर सकता है, ठीक है, अपने जीवन में उतार सकता है। भगवत गीता में कोट किया जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया श्री कृष्ण सारथी थे, तभी तो आपके अर्जुन जीत पाए। सारथी चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पर आपके शिक्षक आपके सारथी होते हैं। बस आपको बात माननी चाहिए उनकी कि हाँ ऐसे काम करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारी अगर कोई शिक्षक है तो वो अपने धर्म के बारे में सोचेगा कि कैसे श्री कृष्ण ने अपना धर्म निभाया, सारथी बने। ठीक है, अगर हम किसी मित्र के बारे में बातचीत कर ले, मित्र कैसा होना चाहिए, तो फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, कर्ण के बारे में। अगर अर्जुन से देखा जाए कि परिवार आपके सामने खड़ा है लेकिन आपको अपने सत्य पर अडिग रहना है, आपको अपने धर्म का पालन करना है, तो अर्जुन हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनों के विरुद्ध भी आपको चले जाना चाहिए। तो बहुत सारी शिक्षा आपको दी जाती है, जीवन हमें कैसे जीना है ये सारी चीजें बताई जाती हैं भगवत गीता में। सब कुछ है, अगर आप पढ़ लो ना तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप बताइए, तो ये नैतिक मूल्य बताता है ना, तो यही बोला गया कि हम इसे एक धर्म तक सीमित नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए। ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा हो जाता है। वेदांग शुद्ध दर्शन है, जो योग को धर्म के चश्मे से देखना गलत है, और ये सार्वभौमिक पूरी तरीके से यूनिवर्सल है कि योग जो है, जो धर्म है, मतलब योग दर्शन जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, और उसको आप धार्मिक संस्था बना दोगे। योग क्या मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, योग क्या ईसाई नहीं कर सकते हैं, योग क्या जैन नहीं कर सकते हैं,
तो ये सबके लिए है, ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है। सेम भगवत गीता सबके लिए है, हिंदू धर्म के लिए नहीं है। ये एक सभ्यता है, ये एक संस्कृति है हमारी। आगे आते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि गीता आंतरिक और शाश्वत सत्य की बात करती है। एफसीआरए के तहत धार्मिक संगठनों को परिभाषित करने के लिए ठोस आधार चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपका संगठन अगर वेद पढ़ा रहा है, अगर भगवत गीता पढ़ा रहा है, योग पढ़ा रहा है, तो वो आपका धार्मिक संगठन है, तो ये गलत हो जाता है। नहीं, वो धार्मिक संगठन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। चलो भैया, अब आगे आ जा सकते हैं। तो सिर्फ गीता पढ़ाना इसका मतलब ये नहीं कि आपका धार्मिक संगठन हो जाता है। ये फैसला लिव लॉ, बार बेंच, द प्रिंट, द वर्डिक्ट जैसे जो विश्वसनीय कानूनी सोर्स थे वहां पर बताया गया, वहां से लिया गया था। कोर्ट ने ट्रस्ट की गतिविधियों को सांस्कृतिक दार्शनिक माना, ना कि संकीर्ण रूप से धार्मिक। ये भारतीय परंपरा को सार्वभौमिक नैतिक के रूप में देखता है और इसी का ये एक निष्पक्ष उदाहरण हमारे सामने पेश करता है। अब आप सभी को पता होना चाहिए भाई एफसीआरए कानून क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम कहते हैं हम इसको, 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट हमारा आ जाता है। ये भारत का एक कानून है जो व्यक्तियों, संघों, संस्थान, हमारे जो एनजीओ होते हैं ना, साथ ही साथ जो कंपनियां हैं, संगठन है, इनको अलाउ करता है कि आप विदेशों से पैसा ले सकते हो, इन इंडिया मंगा सकते हो। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी फंडिंग भारत की आंतरिक सुरक्षा, राजनीति, चुनाव और राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाल रही हो। कि भैया विदेशों से पैसा आया है क्या कराने के लिए, चुनाव यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए। विदेशों से पैसा आ रहा है कहाँ पर, भारत की आंतरिक स्थिरता को हिलाने डुलाने के लिए, भारत की जो सुरक्षा है उसको खत्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें खाली बस रेगुलेट करी जाती हैं इसके थ्रू। इतिहास और पृष्ठभूमि, तो पहली बार 1976 की अगर हम बात करें तो आपातकाल के दौरान अधिनियमित हमने इसको किया था, क्योंकि विदेशी सरकारों द्वारा भारत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था और उसके लिए, हस्तक्षेप के लिए वो पैसा इंडिया में भेज रहे थे। ठीक है, 2010 में पुराने कानून को निरस्त किया गया और फिर एफसीआरए अधिनियम आ गया हमारा, ताकि कानून को मजबूत बनाया जा सके और राष्ट्रीय हित के खिलाफ ऐसी अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें उसको सजा दी सके, उनको रोका जा सके। 2020 में संशोधन किया गया जिससे नियंत्रण और पारदर्शिता हमारी बढ़ा दी गई। मुख्य उद्देश्य क्या था, विदेशी अंशदान को स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना था कि कौन पैसा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। पता चला कि आपका ट्रस्ट है, मान लीजिए मैं ट्रस्ट बनाती हूँ, मेरे को एनजीओ बनाना है, मैंने अपना एनजीओ बना दिया। अब उस एनजीओ का एफसीआरए सर्टिफिकेट लेकर के मैं विदेशों से पैसा मंगा रही हूँ और वो पैसा मैं दे रही हूँ किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे एनजीओ को फंडिंग करी है, तो अब मैं अपने एनजीओ से पैसा लेकर के उनका सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब वाइस वर्सा ही मामला चल रहा है। मान लीजिए मैं किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त हो जाती हूँ जिससे मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, मैं रेडिकल ग्रुप को पैसा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो इसीलिए स्वीकृति और उपयोग को यहाँ पर विनियमित करना है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता होनी चाहिए, कितना पैसा आया है क्या, ये सारा सरकार के पास रहता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करनी है। गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ को समाज कल्याण के लिए काम करने में मदद करना, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकना भी है कि एनजीओ के नाम पे पैसा तो हमने ले लिया लेकिन उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं ना। प्रमुख प्रावधान क्या है, विदेशी अंशदान की परिभाषा। विदेशी स्रोत जैसे कि विदेशी नागरिक, विदेशी कंपनी, विदेशी सरकार अगर आपको पैसा दे रही है, कोई भी अंशदान दे रही है, मुद्रा, प्रभूति, वस्तु, तो सभी वो आप इसके अंतर्गत गिना जाएगा कि आपको वहां से पैसा दिया गया है। पंजीकरण अनिवार्य है। अगर आपको फंड चाहिए तो गृह मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि गृह मंत्रालय करती है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दो प्रकार का है, स्थायी और पूर्व अनुमति। लंबे समय के लिए चाहिए तो स्थायी चाहिए, पूर्व अनुमति तो विशिष्ट दान या सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए कि आपका सिर्फ एक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमारा हमने बना दिया और बाद में ये आगे काम नहीं करेगा। मान लीजिए जब राम मंदिर का मुद्दा चला तो कितना सारा पैसा आया था विदेशों से, उसके लिए एक ही ब्रांच थी हमारी, यहीं पे पैसा आएगा दिल्ली ब्रांच में। तो स्पेशल ओकेजन के लिए भी ये किया जा सकता है, स्पेशल फंडिंग। प्रतिबंधित प्राप्त करता, तो निम्नलिखित विदेशी फंड नहीं ले सकते हैं, जैसे कि चुनाव उम्मीदवार नहीं ले सकता है, पत्रकार नहीं, न्यायाधीश, लोक सेवक, विधायक, राजनीतिक दल, ये सभी आपके पैसा नहीं ले सकते हैं। खाता, सभी विदेशी फंड दिल्ली की एसबीआई मुख्य शाखा में एफसीआरए खाते में जमा करना का अनिवार्य है। 2020 में यही आया कि बस एक ही जगह अब आपका एफसीआरए फंडिंग आएगा, विच इज दिल्ली एसबीआई मुख्यालय शाखा, दैट्स इट, और कहीं से भी नहीं।
ठीक है, पूरे भारत में कहीं भी हो, पैसा इधर ही आना है, ले आओ जाकर के फिर तुम इधर, ठीक है। प्रशासनिक खर्च की सीमा, विदेशी फंड का जो अधिकतम है वो 20% प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले ये सीमा 50% थी। ट्रांसफर पर रोक, एफसीआरए पंजीकृत संगठन दूसरे को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये भी संशोधन हुआ। रिपोर्टिंग, वार्षिक रिटर्न और संपत्ति विवरण देना अनिवार्य रहेगा, उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, फंड जब्त होगा और जेल जाओगे 5 साल के लिए। 2020 में संशोधन में जो कुछ बदलाव हुए थे वो यही थे कि आपका आधार नंबर अनिवार्य है, फंड ट्रांसफर पर पूरी तरीके से रोके, लोग दूसरे को भेज देते थे ना। प्रशासनिक खर्च 20% और सस्पेंशन पीरियड आपका 360 दिन का था। इन बदलावों से पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन एनजीओ के लिए चुनौतियां आ गई कि छोटे संगठनों के लिए फंड उपयोग अब मुश्किल हो गया, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये कानून गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। 1976 से अब तक हजारों एनजीओ के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, फंड सिस्टम मिसयूज हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। एफसीआरए समाज कल्याण के लिए है, लेकिन ये देशद्रोही नहीं बनना चाहिए, इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो भगवत गीता का मुद्दा उठा वो यहीं से उठना शुरू हुआ। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।